गुड मॉर्निंग थर्ड ईयर स्टूडेंट्स। कल मैंने आप लोगों को बेसिक सैलरी किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है इंक्रीमेंट को जोड़ते हुए वो बताया था, और साथ ही में ये भी बताया था कि अब जो वर्तमान में पे ग्रेड वृद्धि की जो योजना है उसके अंतर्गत 3% वार्षिक वृद्धि दी जाती है, जो कि हर बदलते हुए 10 साल के साथ बढ़ेगी। यानी कि आपको जो बेसिक है उसमें 3% वृद्धि जोड़नी है, फिर उसके बाद जो अगली वृद्धि आप जोड़ेंगे वो पुराने बेसिक और 3% का जो बढ़ा हुआ अमाउंट है उसमें जोड़कर आप आगे की वृद्धि निकालेंगे। तो ये हर साल अलग अलग आती है। इससे पहले हमने जो पढ़ा था उसमें फिक्स थी, वो पुरानी व्यवस्था थी। अब नई व्यवस्था के अंतर्गत 6 पे कमीशन में 3% के हिसाब से आपकी वार्षिक वृद्धि की जाएगी। तो आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। श्री रमेश राजस्थान सरकार के कर्मचारी हैं। उन्हें 1 जुलाई 2012 को 15,600 37,000 की वेतन श्रृंखला में 16,440 का प्रारंभिक वेतन एवं 8,000 की ग्रेड पर प्रदान की गई है। अब देखिए ये नया क्वेश्चन है, इसमें 15,600 37,000, जबकि कल जो हमने क्वेश्चन देखा था उसमें 15,600 500 13,000 800 इस तरीके से आपको वेतन वृद्धि का एक निश्चित राशि जो कि 500 और 800 रुपये थी दे रखी थी। लेकिन अब ये जो नए क्वेश्चन है इनमें आपको वेतन वृद्धि की राशि नहीं दी हुई होगी, ये आपको हर साल 3% के हिसाब से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो इसमें जो शुरुआती वेतन है वो है 16,460 रुपये का, और ग्रेड पे 8,000 की। ग्रेड पे आपको बताया था ग्रेड पे बेसिक पे में जुड़ती है। सरकारी नियमानुसार वार्षिक वेतन वृद्धि वेतन तथा ग्रेड पे के 3% के बराबर होगी। यानी कि जो आपको वृद्धि लेनी है किसकी लेनी है, हम एक तो बेसिक सैलरी मूल वेतन प्लस ग्रेड पे 8,000 का आपको जो दे रखा है उसके ऊपर आपको 3% की वृद्धि लगानी है, जिसे अगले 10 के गुणांक में पूर्णांकित किया जाना है। 10 के मल्टीपल में आप उसको राउंड ऑफ कर देंगे अगर 5 से अबव डिजिट आती है तो। कर निर्धारण वर्ष 19-20 के लिए श्री रमेश का मूल वेतन ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे 19-20 है क्योंकि ये बुक पिछले साल की है, नई बुक में यहाँ पर आएगा आपका 20-21। तो ये सरकारी कर्मचारी है तो इनका जो सैलरी देने का जो ईयर होगा वो होगा 1 Feb टू 31 मार्च। तो आइए देखिए, आपकी सैलरी कैलकुलेट करना तो आपको बहुत छोटा सा सॉल्यूशन होगा, ठीक है। लेकिन आपको ये सारी जो आपके जो अमाउंट निकल के आए हैं यहाँ पे, ये किस तरीके से निकल के आए आपको दिखाने पड़ेंगे इन योर वर्किंग नोट्स। ये वर्किंग नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर क्वेश्चन में न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो भी आप अटैम्प्ट करते हो उसमें आपको शो करके आना है। तो आइए देखते हैं बेसिक पे किस तरीके से निकाली जाएगी विथ 3% ऑफ इंक्रीमेंट। इन्होंने शुरुआती वेतन चालू किया 16,460 से प्लस 8,000 इनकी ग्रेड पे थी। इन्होंने 1 जुलाई 2012 को वेतन अपना ये जॉब जो है कर्मचारी के रूप में राजस्थान सरकार के कर्मचारी के रूप में 1/7/2012 को चालू करी। तो अब देखिए इनके 1 साल कब होंगे। 1 जुलाई से इन्होंने चालू करी तो 30 जून 2013 को इनका 1 वर्ष पूरा हो जाएगा। तो 1 साल तक तो इनको कितनी पेमेंट मिली है, 24,460। अब 1 वर्ष के बाद हम इनमें इंक्रीमेंट जोड़ देंगे। इंक्रीमेंट जोड़ने की अगली तारीख होगी 1/7/2013, यानी कि जब आपको ज्वाइन करे हुए 1 साल हो जाता है उसके बाद आपको यहाँ पे इंक्रीमेंट मिलता है। अब इंक्रीमेंट किस पे लगेगा, 24,460 रुपये पे 3% के हिसाब से। ये देखिए तो आपका आया 733.8। आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 740। तो यहाँ पे 740 आपका इंक्रीमेंट हो गया। तो आपकी टोटल कितनी हो गई, अब आपको यानी कि 1/7/2013 से लेके 30 जून 2014 तक यानी अगले 1 वर्षों तक आपको 25,200 का वेतन प्राप्त होगा। उसी तरीके से नेक्स्ट देखिए, अब अगला भी आप जो वृद्धि लगाएंगे वो 3% के हिसाब से लगाएंगे, लेकिन अब बढ़े हुए अमाउंट पे लगाएंगे। 25,200 के अमाउंट पे लगाएंगे 3% के हिसाब से, जो कि होगा 756 रुपये। इसको हम राउंड ऑफ कर देंगे 760 में, तो ये देखिए 760 आपका राउंड ऑफ फिगर हो गया। तो आपकी टोटल पेमेंट जो आपको अगले 1 वर्षों तक अब मिलने वाली है वो है 25,960 नेक्स्ट ईयर में। यानी कि हमें 19-20 के लिए असेसमेंट ईयर हमारा 19-20 है, तो गत वर्ष हमारा यहाँ पे 18-19 हो जाएगा। जो नई बुक्स आई हैं उनमें आपके लिए जो गत वर्ष होगा वो होगा 19-20। तो देखिए ये हाँ, ये कैलकुलेशन हमें तब तक करनी है जब तक कि हम 19-20 तक नहीं पहुँच जाते। तो ये देखिए नेक्स्ट इंक्रीमेंट हम लगाएंगे। अब हम लगाएंगे इस बढ़े हुए अमाउंट पे 25,960 पे 3% के हिसाब से 780 हो गया, यानी अगले 1 वर्षों तक आपको 780 की वृद्धि के साथ 26,740 की बेसिक सैलरी मिलेगी। नेक्स्ट इंक्रीमेंट हम लगाएंगे, ये होगा इंक्रीमेंट हमारा 1/7/2017 से 30/6/2018 तक का, जो कि बढ़े हुए 27,550 पे 3% के हिसाब से हम लगाएंगे, जो कि होता है 826.5, और इसको हम राउंड ऑफ करेंगे 10 के मल्टीपल में तो 830 आपकी बढ़ोतरी हो जाएगी। पूरे 1 वर्ष तक आपको बढ़ा हुआ वेतन वृद्धि 830 के साथ बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा आपको
28,380। ये जहाँ मैं अभी वेतन बोल रही हूँ इसका मतलब मूल वेतन। आगे और चीज़ें इनमें जुड़ती चली जाएगी। फिर नेक्स्ट अब हम 18 तक आ गए हैं, तो 1/7/2018 से 30/6/2019 तक हम 19 तक पहुंच गए, मतलब हमारा गत वर्ष इन्हीं में कहीं कवर हो जाएगा। 3% 28 बढ़ा हुआ अमाउंट 28,380 के ऊपर 3% के हिसाब से 860 रुपये की वार्षिक वेतन वृद्धि करेंगे हम, और पूरे साल वेतन प्राप्त करेंगे 29,240। ये हमारी कैलकुलेशंस हो गई। ये 3-3% जोड़ते हुए और बढ़े हुए अमाउंट पे 3-3% जोड़ते हुए हमने यहाँ पे मूल वेतन की कैलकुलेशन की है। अब देखिए सैलरी, जो ये तो अभी कैलकुलेशंस हुई है कि हमारी सैलरी कितनी हो जाएगी, लेकिन अब हमें गत वर्ष के लिए, गत वर्ष 18-19 के लिए हमें क्या करना है, सैलरी कैलकुलेट करनी है। तो देखिए, क्योंकि ये सरकारी कर्मचारी है, इनकी शुरुआत होगी मार्च से लेके 1 मार्च से लेके 28 फरवरी तक इनको आपको क्या देना है, वेतन देना है। अब मार्च से शुरुआत करेंगे, कब तक हम लेंगे, जब तक कि हमारी वेतन वृद्धि नहीं हो जाती। देखिए हमारी वेतन वृद्धि हो रही है जून के बाद, यानी जून तक तो हमें वही वेतन मिल रहा है, जून के बाद हमें बढ़ा हुआ वेतन मिल रहा है। तो मार्च से लेके जून 2018 तक, तो देखिए 2018 कहाँ रहेगा हमारा, यहाँ पे रहेगा जून ये देखिए 30 जून 2018, यानी हमारी सैलरी कितनी होगी, 28,380। कितने महीनों के लिए, मार्च से लेके जून तक के लिए। जून तक के लिए क्यों, क्योंकि जून के बाद हमारी ये जो अमाउंट है सैलरी का वो बढ़ जाएगा। अब जून तक तो हमें मिले 28,380, यानी इन 4 वर्षों में हमने 28,380 के हिसाब से वेतन उठाया, इंटू 4 कर देंगे तो 1,13,520 आ जाएगा। अब जून के बाद आया जुलाई, क्योंकि जुलाई से हमारी वेतन वृद्धि हो गई, तो हम आगे के महीने जुलाई से लेकर फरवरी तक कितने बचे आपके, 8 मंथ्स। तो उन 8 मंथ्स को हम किस में से लेंगे, इसमें से। तो देखिए कितना है यहाँ पे वेतन आपका, 29,240, यानी इन बचे हुए 8 वर्षों में आपको 29,240 के हिसाब से वेतन मिला। इंटू 8 करेंगे तो 233,920 रुपीज़ टोटल करेंगे। तो बेसिक सैलरी फॉर द प्रीवियस ईयर, गत वर्ष के लिए मूल वेतन आएगा आपका 3,47,440। इस तरीके से बेसिक सैलरी, मूल वेतन की कैलकुलेशन की जाती है। आपको वो मंथ्स उठाने हैं जो आपके गत वर्ष में आते हैं, और जब तक आपको वेतन वृद्धि नहीं हुई तब तक तो आप एक समान वेतन लेंगे, फिर वेतन वृद्धि होने के बाद आप बढ़ा हुआ वेतन ले लेंगे। इसलिए यहाँ पे पूरे फाइनेंशियल ईयर को 2 भागों में विभाजित करना पड़ा, क्योंकि 4 महीने तो उसको 28,380 के हिसाब से मिले, और जुलाई से लेकर फरवरी तक उसको 29,240 के हिसाब से मिले। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बेसिक सैलरी कैलकुलेट करेंगे। ये बहुत बेसिक और स्टार्टिंग चीज़ है, 2 नंबर में या 4 नंबर में आपसे इसके बेसिक सैलरी कैलकुलेट करने के लिए बोला जा सकता है। ये पूरा 4 नंबर का या 2 नंबर का आपका पोर्शन कवर करता है। और सैलरी चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 से 15 नंबर, कभी कभी अगर ये न्यूमेरिकल पोर्शन लॉन्ग आंसर्स में आता है तो 20 मार्क्स का, अगर ये आता है तो 20 तो ये, और 5-6 नंबर लगभग इसके थ्योरी के 2 नंबर में या 4 नंबर में आ जाते हैं। तो ये अपने आप में बहुत स्कोरिंग और मैक्सिमम पोर्शन कवर करने वाला चैप्टर है। तो इसकी एक एक चीज़ों को आप ध्यान से देखिए और पढ़िए। ये तो बेसिक स्टेप है, बेसिक सैलरी निकालना। फर्स्ट स्टेप ऑफ कैलकुलेशन इन सैलरी इज़ योर कैलकुलेशन ऑफ बेसिक सैलरी, जो कि इस तरीके से निकलती है। क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करिए तो आपको समझ में आ जाएंगे। इसके आगे की अगर हम बात करें तो हमें बेसिक सैलरी ग्रेड पे को जोड़ और वृद्धि जोड़ने के बाद आपको मूल वेतन निकलने के बाद आपको उसमें क्या ऐड करना पड़ता है, महंगाई भत्ता, DA यानी कि आपका डियरनेस अलाउंस, डियरनेस यानी महंगाई भत्ता। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये महंगाई भत्ता सरकार वेतनमान पे संशोधन करती है, और यदि लंबे समय तक संशोधित नहीं किए जाते तो सरकार अपने कर्मचारियों को अंतरिम राहत देने के लिए महंगाई वेतन भत्ते का भुगतान करती है। यह मूल वेतन की तरह ही होता है। तो महंगाई भत्ता जो है वो आपके बेसिक सैलरी में जोड़ा जाता है, फिर आपकी सैलरी का वो एक पार्ट बन जाता है। महंगाई भत्ता जोड़ने के बाद आपको देखिए, अगर कोई कमीशन या फीस मिलती है, ये देखिए यहाँ थर्ड पॉइंट है, कमीशन या कोई फीस इत्यादि आपको मिलती है, वो भी आपके वेतन में शामिल होगी। अगर आपको अपने नियोक्ता द्वारा बोनस मिलता है वो भी शामिल होगा, और भत्ते यानी अलावेंसेस ये आपको मिलते हैं तो ये भी आपके वेतन में शामिल होंगे। अभी अलावेंसेस के ऊपर ही आगे पूरा चैप्टर है, एक एक टॉपिक हम पढ़ेंगे। इसमें पहले भत्ते जो आएंगे वो होते हैं पूर्णतया कर मुक्त भत्ते, यानी ये वो भत्ते होते हैं जिनके ऊपर टैक्स नहीं लगता। आंशिक कर मुक्त भत्ते, ये वो भत्ते होंगे जिनकी कुछ राशि पे तो टैक्स लगेगा और कुछ राशि आपकी टैक्स फ्री होगी, यानी इसका आंशिक हिस्सा ही इन भत्तों का कर योग्य होगा। पूर्णतया कर योग्य भत्ते, पूर्णतः यानी ये वो भत्ते होंगे जिन पे पूरे अमाउंट पे, पूरी राशि के ऊपर आपको कर देना होगा। तो देखिए अलाउंसेस ये मेन है, इनकी आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। लेकिन जो फर्स्ट कैटेगरी है पूर्णतः कर मुक्त है, इसका मतलब आपको पूरा का पूरा कर मुक्त करना है, आपको इसको वेतन में जोड़ना ही नहीं है जब आप कर योग्य आय निकालेंगे। तो इसमें कोई आपको एक्स्ट्रा कैलकुलेशन नहीं करनी।
थर्ड पॉइंट जो है वो है पूर्णतया कर योग्य भत्ते। इनके पूरे अमाउंट के ऊपर आपको कर देना है, तो इसमें आपको कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करनी। जो मेन कैलकुलेशन का पार्ट होगा वो होगा आपके आंशिक कर मुक्त भत्ते का, क्योंकि इसमें आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि प्राप्त भत्ते का वो कौन सा हिस्सा है जिसके ऊपर हमें कर देना है और जो कर मुक्त है। तो ये इनमें आपको कैलकुलेशन देखनी पड़ेगी, जो आगे जाके हम देखेंगे। अब ये देखिए, पूर्णतया कर मुक्त भत्ते वो कौन से भत्ते हैं जो पूरी तरीके से कर मुक्त हैं। विदेशी भत्ता, भारत के किसी भी नागरिक को भारत से बाहर सेवा के लिए अगर कोई भत्ता मिलता है तो वो उस कर्मचारी को भारत में सेवा करने पर प्राप्त नहीं होते, तो ऐसे भत्ते पूर्णतः कर मुक्त होते हैं। क्योंकि ये भत्ते जो विदेश में भारत से बाहर सेवा देने के लिए कोई भत्ता प्राप्त हो रहा है तो भारत में वह पूर्णतया कर मुक्त होगा। उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को भत्ते, यानी आपके जो जजेस हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के, उनको जो भत्ते मिलते हैं वो क्या होते हैं, आपके टैक्स फ्री होते हैं। कर्तव्य पालन हेतु किए गए व्ययों की पूर्ति हेतु विशेष भत्ते, यानी कि आप जो नौकरी कर रहे हैं उन कार्य को करने के लिए, उनसे जुड़े हुए आपके जो कर्तव्य हैं उनको पालना करने के लिए आपने जो व्यय किए हैं उस व्यय के संबंध में अगर आपको कुछ अलग से स्पेशल अलाउंसेस मिलते हैं तो वो भी कर मुक्त होते हैं। यात्रा भत्ते, यानी आप अपने कार्य को करते हुए कोई यात्रा करते हैं, कोई टूर करते हैं, तो उस यात्रा के लिए मिलने वाले भत्ते आपके कर मुक्त भत्ते होते हैं। डेली अलाउंसेस, यात्रा के दौरान कर्मचारी को दैनिक व्ययों की पूर्ति के हेतु जो दैनिक जो उसके खर्चे होते हैं उसकी पूर्ति हेतु जो भत्ते मिलते हैं वो भी आपके पूर्णतया कर मुक्त होते हैं। सवारी भत्ता, नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को उसके कर्तव्य पालन के लिए किए गए सवारी व्ययों को पूर्ति हेतु दिया गया भत्ता भी पूर्णतया कर मुक्त होता है। सहायक भत्ते, नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को कर्तव्य पालन में सहायता के लिए सहायक रखने के व्ययों की पूर्ति हेतु दिए जाने वाला भत्ता भी आपका कर मुक्त होता है। शैक्षणिक या अनुसंधान भत्ता, आपको शैक्षणिक या अनुसंधान कार्य करने के लिए जो भत्ते मिलते हैं वो भी आपके कर मुक्त होते हैं, ताकि प्रोत्साहन मिले इन एक्टिविटीज़ को। वर्दी भत्ता, वर्दी भत्ता वो भत्ता होता है जो पोशाक, यानी जो आपको ड्रेस होती है, आपकी यूनिफॉर्म होती है आपके काम करने की जगह की, वहाँ पे जैसे ये आपके अगर आप बात करें 4th क्लास की, या हॉस्पिटल्स में हम बात करें वार्ड बॉय की, तो इनको वर्दी के लिए जो भत्ते मिलते हैं वो भी पूर्णतया कर मुक्त होते हैं। तो हमने पढ़े पूर्णतया कर मुक्त भत्ते, यानी वो भत्ते होंगे जिन पे बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगेगा। इनको आपको लर्न करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, क्योंकि ये 2-2 नंबर में या तो पूछ सकते हैं या फिर जब आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो आपको ये नहीं बोला जाएगा कि ये कर मुक्त है या ये कर योग्य है। तो ये आपको खुद को अपने आप माइंड में ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा भत्ता कर योग्य है, कौन सा कर मुक्त है और कौन सा आंशिक है। तो मैंने आपको भी बताया था कि 3 तरीके के भत्ते हैं, 3 में से 2 में तो आपको बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं करनी, क्योंकि जो कर मुक्त है वो पूरी तरीके से कर मुक्त होगा और जो पूरी तरीके से कर योग्य है वो कर योग्य होगा। कैलकुलेशन आपको आंशिक वाले में करनी है, तो आंशिक के बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज इस वीडियो में मैंने आपको एक तो अभी मैंने बता दिया पूर्णतया कर मुक्त भत्ते, और अब मैं आपको बताती हूँ पूर्णतया कर योग्य भत्ते। इसमें भी आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, भत्ते की जितनी भी राशि आती है आपको उसको वेतन कर योग्य वेतन में जोड़ लेनी है, क्योंकि इन पे पूरे अमाउंट पे कर लगेगा। पहला महंगाई भत्ता, जैसे मैंने आपको अभी बताया, आगे एक एक करके मैं इन चीज़ों को जैसे जैसे क्वेश्चन में आते जाएंगे मैं आपको समझाती जाऊंगी। नगर क्षतिपूरक भत्ता, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। ग्रामीण भत्ता, अगर आप ग्रामीण इलाके में रह रहे, चिकित्सा भत्ता इलाज कराने के लिए, नौकर भत्ता नौकर रखने के लिए, प्रॉक्टरशिप भत्ता, ये देखिए प्रॉक्टरशिप भत्ता वो होता है जो कि यूनिवर्सिटी ने अगर किसी पर्सन को एग्जामिनेशंस पे वॉच करने के लिए रखा गया है तो वो आपका प्रॉक्टरशिप भत्ता होता है। नेक्स्ट है वार्डन भत्ता, वार्डनशिप आप जानते हैं, ध्यान रखने के लिए। परियोजना भत्ता, कोई परियोजना का आप संचालन कर रहे हैं और उस पे कार्य करने के लिए आपको कोई भत्ते मिल रहे हैं तो वो पूर्णतः कर योग्य होंगे। प्रतिनियुक्ति भत्ता, आपको जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं उसके अलावा अगर आपको कहीं और लगाया जाता है, किसी कार्य के लिए, अतिरिक्त कार्य के लिए आपको किसी और जगह भेजा जाता है, तो उस कार्य को संपादित करने के लिए आपको जो भत्ते मिलते हैं वो भी पूर्णतया कर योग्य होते हैं। अधि समय भत्ता, ओवर टाइम, अगर आप ओवर टाइम करते हैं उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है तो वो भी आपके लिए कर योग्य होगा, यानी आपके वेतन में कर योग्य इसका हिस्सा बनेगा। अंतरिम राहत, इंटरिम रिलीफ भत्ते अगर आपको मिलते हैं, आपको महंगाई से लड़ने के लिए जो भत्ते दिए जाते हैं तो वो भी आपके टैक्सेबल। टिफ़िन अलाउंस, टिफ़िन भत्ता, यानी कि आपको खाने के लिए अगर कुछ पैसा दिया जाता है भत्ते के तौर पे तो वो भी आपका पूर्णतया कर योग्य होगा। परिवार भत्ता, परिवार के खर्चे वहन करने के लिए। भोजन भत्ता, लंच के लिए।
नॉन प्रैक्टिसिंग भत्ता, यानी आपको अगर रोका जाए कि कार्य करने के लिए कि आप इस पे कार्य ना करें और इसके लिए आपको भत्ते मिलते हैं, तो वो नॉन प्रैक्टिसिंग भत्ता कहलाएगा। कठिन कार्य भत्ता, यानी हार्ड ड्यूटी अलाउंस, आपकी पोस्टिंग ऐसी जगह पे है जो हार्ड एरिया होता है, तो वहाँ पे जो भत्ते मिल रहे हैं वो भी पूर्णतया कर योग्य होंगे। दूरभाष भत्ता, टेलीफोन के खर्चे वहन करने के लिए, गार्ड रखने के लिए, सुरक्षा भत्ता एवं कुत्ता रखने हेतु भत्ता, यानी कि आप अपनी सुरक्षा के लिए कोई खर्च करते हैं तो उसके लिए। तो ये मैंने आपको बताया कर योग्य भत्ते। देखिए आपकी बुक में टेबल दे रखी है, इस टेबल में आपको पूर्णतया कर मुक्त भत्ते दे रखे हैं और पूर्णतया कर योग्य भत्ते दे रखे हैं। ये बीच वाला जो टॉपिक है आपका आंशिक रूप से कर मुक्त भत्ते, इसमें बहुत कैलकुलेशंस होंगी, ये मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी। अभी मैंने आपको 2-2 नंबर और 4-4 नंबर या फिर एक पूरा 20 नंबर का जो थ्योरी का क्वेश्चन आता है उसमें भी आपसे भत्तों के बारे में पूछा जाता है, तो उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। इन बुक्स में ये भत्ते डिटेल में दे रखे हैं, अभी मैंने आपको इनके सिर्फ नाम बताए हैं। तो आप बुक में एक एक भत्ते को पढ़िए, समझिए, उनको लर्न करिए, क्योंकि आपको ही याद रखना है कि कौन सा भत्ता कर योग्य है कौन सा नहीं है, क्योंकि जब क्वेश्चन में आएगा तब आपको उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी आंशिक रूप से कर मुक्त भत्तों के बारे में।